नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार बंधन पाठशाला पे। मैं अजीत। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11th आपका जो साइंस पोर्सन का जो कि है केमिस्ट्री का। आज हम लोग पहला चैप्टर है जो कि है रासायनिक विज्ञान की कुछ मूल अवस्थाएं। ये जो आप गेस्ट पेपर देख रहे हैं 12वां प्रेस आपका जो जारी किया है झारखंड बोर्ड के बच्चों के लिए क्लास 11 के लिए साइंस पोर्सन के लिए। तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस गेस्ट पेपर को नहीं खरीदा तो मार्केट जाकर जरूर खरीद लीजिए, क्योंकि ये जो आपका गेस्ट पेपर है काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें इतना क्वेश्चन दिया गया चैप्टर वाइज, आपके लिए काफ़ी यूजफुल है, क्योंकि आप बहुत सारे ऐसे देखा जाए तो बहुत सारे बच्चे जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ढूंढता है कि कहाँ सबको मिलेगा ऐसे। तो इसमें इतना सारा क्वेश्चन दिया गया है कि आप इसे पढ़ भी नहीं पाओगे चाह कर भी। तो ये जो गेस्ट पेपर है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोग आज जो कि केमिस्ट्री का पहला चैप्टर कवर करेंगे। तो आप लोग छोटा सा रिक्वेस्ट है, एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ, इस गेस्ट पेपर को मार्केट जाकर जरूर खरीद लीजिएगा और आप लोग आराम से इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को देखिए। और जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं केमिस्ट्री का जो कि है आपका जो लेक्चर पूरा करेंगे, आपका जो कि है मैं आपको नहीं करवाऊंगा, आपका जो कि है आपका पुष्पेंद्र सर करवाएंगे और काफ़ी अच्छी तरह से आपको करवाएंगे। तो आप लोग जो कि बने रहिएगा। ओके, तो सर आप लोग के बीच में आ रहा है, आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। ओके, और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। ओके, तो आइए सर। सबसे तो बहुत 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 धन्यवाद सर, पहले आपको बंधन पाठशाला के इस प्लेटफॉर्म में हमको ये मौका देने के लिए। हम लोग सुचारू ढंग से इस चीज़ को आगे लेके चलेंगे। तो नमस्कार साथियों, आपके ऑनलाइन इंस्टीट्यूट बंधन पाठशाला में आपका स्वागत है। अब हम लोग आज देखेंगे मोल कॉन्सेप्ट। सबसे हम लोग का मेन टॉपिक है केमिस्ट्री के बारे में, वो है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट, ये मेरा मेन टॉपिक आज का यही रहेगा, मोल कॉन्सेप्ट, जिसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके वो आपको दिए जाएंगे। चलिए तो ना देरी करते हुए शुरू करते हैं। एसआई प्रणाली में प्रयुक्त पूर्ण लग्न योक्टो का संबंध किससे है? योक्टो का संकेत क्या होता है? योक्टो, तो योक्टो का जो संकेत होता है, योक्टो का जो संकेत होता है ये आपका वाई होता है। योक्टो का संकेत क्या होता है? वाई होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ डिस्कशन करने लायक कुछ है नहीं, तो हम लोग आगे चलते हैं। एसआई प्रणाली में फिर देखते हैं जिप्टो का संबंध किससे है। तो जिप्टो हम लोग किससे लिखेंगे? जेड के द्वारा सूचित करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख रहे हैं। एसआई प्रणाली में प्रयुक्त पूर्वलग्न एट्टो का संबंध किससे है? यहाँ पे देखिएगा एट्टो लिखा हुआ है, तो एट्टो का जो संबंध है हमारा किससे है? ए से, एट्टो। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग आते हैं, तो एसआई प्रणाली में प्रयुक्त पूर्वलग्न माइक्रो, तो माइक्रो का संबंध किससे है? इससे है। माइक्रो को जो सूचित करते हैं हम लोग माइक्रो, तो माइक्रो को म्यू द्वारा सूचित करते हैं। किसके द्वारा सूचित करते हैं? म्यू द्वारा सूचित करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। किसी भौतिक परिवर्तन में पदार्थ का न तो निर्माण किया जा सकता है न ही विनाश किया जा सकता है। यहां से देखिएगा आपका डिस्कशन का ये जो टॉपिक है यहां से चालू होता है। तो किसी भौतिक परिवर्तन में पदार्थ का ना तो निर्माण किया जा सकता है न ही विनाश किया जा सकता है। ये सेम कंडीशन जो हमारा है वो ऊर्जा संरक्षण के साथ में भी लागू होता है। यानी ऊर्जा का जो संरक्षण सिद्धांत है वो इसी पे कार्य करता है कि ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता है न ही विनाश किया जा सकता है। उसी तरह से द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है वो नियम यह कहता है कि किसी भौतिक परिवर्तन में पदार्थ का ना तो निर्माण किया जा सकता है न ही विनाश किया जा सकता है। ये कौन सा नियम होगा? द्रव्यमान संरक्षण का नियम होगा। ठीक है, तो द्रव्यमान संरक्षण का हम लोग का नियम यहाँ पे सही हो जाता है। जस्ट ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम पे भी काम करता है। नेक्स्ट प्रश्न क्यों देखते हैं। किसी दिए गए यौगिक में हमेशा भार के विचार से तत्वों का अनुपात समान होता है, कथन किसका है? तो ये जो कथन है ये कथन गुणित अनुपात का है। गुणित अनुपात सॉरी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हमेशा भार के विचार के बराबर एक तत्वों का अनुपात समान होता है, तो ये निश्चित अनुपात का है। किसका है? निश्चित अनुपात का। सीधा डिफिनेशन पूछा हुआ है, सीधा ये डिफिनेशन है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कौन सा नियम कहता है कि समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है? तो एकदम सीधा चले जाना है यहाँ पर कि एवागाड्रो का नियम कहता है। किसका नियम कहता है? ये एवागाड्रो का नियम कहता है कि समान ताप और दाब पर
गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देख लेते हैं। 1 AMU किसके बराबर होता है? तो 1 AMU अब यहां से शुरू हो गया आपका, जो थोड़ा सा हम लोग को ध्यान रखना है। 1 AMU थोड़ा सा देखिएगा, हमसे मिस्टेक हो सकता है, ये पहला क्लास है मेरा, तो थोड़ा बहुत लिखने में हमसे गलती हो सकता है मे भी। तो 1 AMU, तो 1 AMU किसको पहले बोलते हैं? इसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, ये क्या होता है? बोलेंगे सर ये क्या होता है एटॉमिक मास यूनिट? तो कार्बन 12 के परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को, यानी क्या बोले, कार्बन 12 के परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को, यानी इसी को बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। अब हम लोग इसको ला भी सकते हैं, इसको हम लोग ला भी सकते हैं, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए इसको मिटा देना है। ध्यान से जहां देखिएगा थोड़ा सा, कार्बन 12 के परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। अब हम लोग इस पे आते हैं, तो कार्बन 12 के परमाणु का द्रव्यमान ऊपर रखेंगे और उसका 12वां भाग को नीचे करेंगे, तो कार्बन 12 के परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? 1.9924 इंटू 10⁻⁻23 होता है। कितना होता है? -23। जब हम लोग इससे 12 से अगर डिवाइड देंगे, आप लोग भी डिवाइड देके देख सकते हैं, जब हम लोग 12 से डिवाइड देंगे तो 0.16633 इंटू 10⁻⁻23 सॉरी, यहाँ पे 23 होगा, 23। अब हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट को एक और आगे लेके जाएंगे, तो पॉइंट को जब हम लोग आगे लेके जाएंगे तो 1.6633 इंटू 10⁻⁻ कितना हो जाएगा? -24। तो अब देख लीजिए ये ऑप्शन कहाँ है आपका, ये ऑप्शन लगभग सेम ऑप्शन कहाँ मिल रहा है आपको? ऑप्शन नंबर बी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। एवोगाड्रो संख्या किसको बोलते हैं? एवोगाड्रो संख्या, एवोगाड्रो संख्या हम लोग किसको बोलेंगे? एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये हूबहू क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि एवोगाड्रो संख्या कहते किसको है। तो 6.022 इंटू 10⁻23 एवोगाड्रो नंबर हो गया। चलिए आप लोग भी कमेंट करके बताते रहिएगा बीच बीच में कि कहीं दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना। 6.022 इंटू 10⁻3 कणों के समूह को किस नाम से जाना जाता है? तो कणों के समूह को जो जाना जाता है 6.0, सबसे पहले प्रश्न को देखिए, 6.022 इंटू 10⁻23, इसमें जो कणों की समूह को जो कहा जाता है ना, इसी को मोल कहा जाता है। मोल का यही डिफिनेशन है, इसी को मोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोल। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 11 की तरफ चलेंगे। CO2 का आणविक द्रव्यमान क्या होता है? अब चलिए सबसे पहले यहाँ पे आ गया आणविक द्रव्यमान। हम लोग प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न को देखने के साथ साथ डिस्कशन करेंगे, उस चीज को समझेंगे भी कि कहाँ पे किसका योगदान ज्यादा है। जैसे आणविक द्रव्यमान की बात करते हैं, तो आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान किसको बोलते हैं? थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, आज पहला दिन है। आणविक द्रव्यमान किसको बोलते हैं? तो किसी यौगिक, जैसे मान लीजिए H2O है, ये एक यौगिक है, ये एक यौगिक है। क्या है? यौगिक है। यौगिक में उपस्थित अणु या परमाणुओं की संख्या का जो द्रव्यमान होगा उसी को बोलेंगे। जैसे इसमें कौन कौन सा है? इसमें देख रहे हैं H2 है और एक O है, एक H2 है और एक O है, तो इसमें एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है, तो दोनों का द्रव्यमान हम लोग अलग अलग। तो सबसे पहले हम लोग आणविक द्रव्यमान भी सबका लिखा देंगे आप लोगों को। तो सबसे पहले हाइड्रोजन का देख लेते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 1। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि 2 बार था। प्लस ऑक्सीजन का होता है 16। कितना होता है? 16। तो कितना हो गया आपका? 2 इधर से हो गया, इधर हो गया 16। 16 और 2 कितना हो गया? 18। अब देख लीजिए 18 कहाँ पे आ रहा है? जल का नहीं, सॉरी ये जल का नहीं पूछा, ये हम ऑप्शन देके आपको बताए कि ये किसका है। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हमसे नहीं है, बल्कि ये तो हम आपको थ्योरी बता रहे थे कि आणविक द्रव्यमान निकालते कैसे हैं, और हम इसको ऑप्शन में खोज रहे हैं, तो कहाँ भला मिले? संभव ही नहीं है। चलिए अब हम लोग CO2 की बात कर लेते हैं। CO2 की बात कर लेते हैं। CO2 तो कार्बन का जो, सॉरी
कार्बन की बात कर लेते हैं। तो कार्बन में कार्बन का जो द्रव्यमान होता है ना, वो कितना होता है 12, और कितना बार है, एक बार है। कितना बार है, एक बार है। और बाकी देख लेते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और कितनी बार है, 2 बार है। तो इधर हो गया आपका 12, इधर हो गया 16 दूनी 32। तो टोटल कितना हो गया, ऐड करेंगे तो 44 यूनिट। कितना यूनिट हो जाएगा, 44 यूनिट। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं, आणविक द्रव्यमान। ये नेक्स्ट प्रश्न में आने से पहले एक चीज आप लोगों को लिखा देते हैं, सबका एक थोड़ा सा आप लोग द्रव्यमान लिख लीजिए, किसका द्रव्यमान। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि परमाणु सॉरी तत्व है, और तत्व का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, यानी किसी परमाणु का द्रव्यमान आपका कितना होगा। जैसे हाइड्रोजन है, ये आपको याद रखना होगा, तब आप आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हैं। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 1। हीलियम है, हीलियम का होता है 4। कार्बन, उसी तरह कार्बन, कार्बन का होता है 12। ये आपको एकदम मुंह में याद रहना चाहिए, उससे एक क्वेश्चन आपका निश्चित रहेगा, यहाँ से आणविक द्रव्यमान पूछेगा कि किसका कितना होता है। आप आगे का जितना भी आणविक द्रव्यमान आप देख पाएंगे यहाँ पर, जो भी है सब सारा सवाल आपका आणविक द्रव्यमान से आने लगा है। तो आणविक द्रव्यमान से जो भी सवाल आएगा वो बनेगा इसी प्रकार से, तो आपको ये चीज़ याद रहना होगा। नाइट्रोजन का होता है 14, ऑक्सीजन का हो गया 16, सोडियम का हो गया 23, मैग्नीशियम का हो गया 24, अल्मुनियम का हो गया 27, फास्फोरस का हो गया 31। और हम लोग आगे करते हैं सल्फर, सल्फर का देख रहे हैं यहाँ पर, सल्फर हो गया सल्फर हो गया आपका 32, सल्फर का 32। यहाँ इसी तरह कैल्शियम, तो कैल्शियम का हो गया 35.5, सॉरी क्लोरीन, क्लोरीन का 35.5, और कैल्शियम का क्या हो गया 40, कैल्शियम का 40। तो हम लोग चलिए अब आगे, ये आपको याद रहना चाहिए प्रॉपर किसका क्या है। ये जैसे आपको याद हो गया, उसके बाद हम लोग आसानी से अब आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हैं। CH4 का आणविक द्रव्यमान क्या होगा, यहाँ पे कितना आ गया CH4, यहाँ पे देख रहे हैं CH4। तो कार्बन का हम लोग को याद था, कार्बन का हम लोग का कितना हो गया, कार्बन का 12। हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान 1, तो 1 को कितना बार 4, तो इधर हो गया 12 प्लस 4, मिला जुला के कितना आ गया आपका 16। तो आप देख रहे हैं 16 यूनिट। ऑप्शन नंबर आपका सी में, तो ऑप्शन आपका सही हो गया, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। बोला H2O, ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं। H2O समझाने के दौरान ही आपको H2O से ही समझाए थे। H2O तो हाइड्रोजन का कितना हो गया 2 अणु, हाइड्रोजन का कितना है 2, तो 2 गुना 1, हाइड्रोजन का 1 होता है। और ऑक्सीजन का क्या हो गया 16, तो 16 और 2 18, 18 यूनिट जहाँ भी होगा देख सकते हैं आप, ऑप्शन नंबर डी में आपको मिल रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। SO2 का आणविक द्रव्यमान क्या होगा, सल्फर, ध्यान से SO2 सल्फर। तो आपका सल्फर की बात करते हैं, तो हम लोग सबसे पहले अगर हम लोग सल्फर का देखते हैं, तो सल्फर का आप लोग निकाल सकते हैं। सल्फर हो गया आपका, सल्फर का कितना होता है अभी तुरंत बताए थे, सल्फर का कितना होता है आप लोग कहाँ, एक मिनट आप लोग को दिखा देते हैं। सल्फर अभी तुरंत याद कराए थे, सल्फर का कितना होता है 32 होता है। तो ये चीज़ आपको याद होना चाहिए प्रॉपर, सल्फर का 32 होता है। तो ये 32 हो गया प्लस ऑक्सीजन का आपका हो गया 16, 16 कितना बार है 2, 2 2 गुना हो गया 16 का, तो इधर हो गया 32 और प्लस 16 दूनी 32, तो कितना हो जाएगा 64 यूनिट। कितना हो गया 64 यूनिट। तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी में देख रहे हैं 64 यूनिट आपका उपलब्ध है। चलिए नेक्स्ट HNO3, तो HNO3 एक यौगिक है, उसकी बात कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन का हो गया आपका 1, हाइड्रोजन का 1 हो गया। नाइट्रोजन का कितना होता है, नाइट्रोजन आप लोग को तुरंत अभी याद कराए थे, नाइट्रोजन दिखा देते हैं आप लोग को। नाइट्रोजन देख लीजिए, कहीं ना कहीं नाइट्रोजन होगा 14 है, नाइट्रोजन का कितना है 14, नाइट्रोजन 14। तो हम लोग नाइट्रोजन का देख लिए, यहाँ पे कितना लिख देंगे 14। और ऑक्सीजन का कितना है, तो ऑक्सीजन का होता है 16। तो हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन कितना बार है 1 बार है, नाइट्रोजन कितना है 1 बार है, प्लस क्या करेंगे, ये हो गया 14, और प्लस ऑक्सीजन कितना बार है 3 बार है, 16 गुना 3, 1 हो गया प्लस 14 हो गया, 16 48 हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर 14 1 15 और 48 जोड़ देंगे, तो देख लीजिए जोड़ के कितना हो गया 8 4 12 1 13। देख लीजिए 3 किसके लास्ट में है, और यहाँ देख रहे हैं हम लोग, यहाँ देखिए हम ऑब्जेक्टिव प्रोसेस भी बता रहे हैं आपको डायरेक्ट, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, आप हो सकता है कि पहला दिन है मेरा,
आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। हमसे आप अभी रूबरू नहीं हुए हैं, धीरे धीरे आप रूबरू हो जाएंगे और आपसे भी हम रूबरू हो जाएंगे तो चीज़ें अच्छी हो जाएगी। 4 1 5 1 6, एक बचा हुआ था आपका, तो 23 यूनिट आ गया। चलिए इसी तरह आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं आणविक द्रव्यमान किसका पूछ दिया, ग्लूकोज का। ध्यान रखिएगा, सूत्र भी पूछ लेता है कभी कभी। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6, C6H12O6 होता है। तो इसका देख लेते हैं, कार्बन 12 हो गया, 6 बार है। हाइड्रोजन का 1 होता है, 12 बार है। ऑक्सीजन का 16 होता है, 6 बार है। तो आप बोलिए इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं कि नहीं। कैलकुलेशन जब भी करेंगे तो यहाँ से देख रहे हैं कितना आएगा, हमको ऐसे ही दिख रहा है 96 हो गया, तो इसका मतलब है कि ये दोनों ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि यहीं 96 पूर रहा है, यहाँ फिर 12 है, यहाँ फिर है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 180। इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करके कितना आएगा 180 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न क्यों देख लेते हैं। भारी जल, सबसे पहले याद रखिएगा यहाँ पे सूत्र नहीं दिया है, सूत्र नहीं दिया है। भारी जल है H2O, D2O। हाँ, भारी जल का क्या हो जाएगा D2O, D2O, भारी जल का D2O हो जाएगा। तो ऑक्सीजन का तो हमको पता है, हम लोग अभी D का पता नहीं है। ड्यूटेरियम है, ये ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, तो यहाँ हो गया कितना D2O। तो D2O के जब बात कर लेते हैं तो ऑक्सीजन का तो हमको पता है, कितना पता है। और यहाँ D2O ड्यूटेरियम है, ड्यूटेरियम का कितना होता है 2 होता है, कितना होता है 2 होता है। तो 2 और गुना कितना हो गया 2, और प्लस ऑक्सीजन का हमको पता है कितना होता है 16 होता है। ऑक्सीजन का हमको 16 होता है, तो इधर कितना हो गया 4 + 16, तो कितना हो गया 20। तो ध्यान रखना है, भारी जल पूछ सकता है क्योंकि इसमें सूत्र नहीं दिया। सूत्र आपको याद रखना है कि इसका सूत्र होता है D2O। ये जो भारी जल है इसका सूत्र होता है D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र क्या होता है। देखिए, मूलानुपाती सूत्र का मतलब क्या होता है, सबसे पहले उसको देखते हैं। जैसे कोई भी यौगिक है, मूलानुपाती सूत्र उसका क्या होता है, यानी उसका सबसे सरलतम रूप। मूलानुपाती सूत्र किसी को बोलेंगे, किसी यौगिक के अणु का मौजूद परमाणुओं में सबसे सरलतम रूप जो होता है उसको मूलानुपाती सूत्र बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं, बात करते हैं अभी हम लोग मूलानुपाती सूत्र का। जैसे मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं ग्लूकोज C6H12O6, तो इसमें सबसे सरलतम रूप, ये देखिए किससे कट रहा है, सब किससे कट रहा है 6 से कट रहा है। कटा के नहीं देखना है, 6 से कट रहा है तो 6 से कितना बार में, 1 बार में। हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 1 बार में हो जाएगा, यानी क्या बना CH2O बना। ये आपका किसका हो गया, ये आपका ग्लूकोज का हो गया। इसी प्रकार हमको किसका दिया है, बेंजीन का दिया। किसका दिया, बेंजीन। तो सबसे पहले बेंजीन का हमको सूत्र पता होना चाहिए। तो बेंजीन का सूत्र क्या होता है C6H6, बेंजीन का सूत्र होता है C6H6, ये आपको याद रहना चाहिए बेंजीन। अब इसका सबसे सरलतम रूप क्या हो जाए, किससे कट रहा है 6 से कट रहा है। ये कटाना है नहीं, बस हमको माइंड में रखना है कि कटना चाहिए। ठीक है, कटता है तो C हो गया, 6 से कट रहा है दोनों, C और H हो जाएगा। क्या हो जाएगा C और H। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। मूलानुपाती सूत्र सरलतम रूप होता है। देखिए आपको ग्लूकोज आ गया, देख रहे हैं ना, ग्लूकोज आ गया। हम लोग अभी तुरंत ग्लूकोज का करके रखे थे। अब देखिए यहाँ CH2O। अब बताइए CH2O कहाँ है, CH2O आपका यहाँ है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो गया। चलिए नेक्स्ट, एथेन का, एथेन, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये होता है। तो मेथेन एथेन पूछा है, एल्केन ग्रुप का है। कौन सा ग्रुप का है, एल्केन ग्रुप का है। एल्केन, एल्किन, एल्काइन होता है। तो एल्केन का क्या होता है CnH2n+2 एल्केन का होता है। ठीक है, तो एल्केन। मीथेन पूछा है, मीथेन की एथेन, मीथेन, एथेन पूछा 2 नंबर। हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, 2 हाइड्रोजन होना चाहिए। तो यहाँ यानी संख्या आपको 2 रखना है यहाँ पर। तो यानी कि यहाँ पे ले लेते हैं तो C2H2 × 2 + 2 यानी कितना हो गया C2H6। इसका मूलानुपाती सूत्र पूछ रहा है। इसका मूलानुपाती सूत्र बोलिए किससे कटेगा ये, यानी C2H6 अब किससे कटेगा, C2H6 अब किससे कटेगा। तो यहाँ हो गया कितना आपका CH3। क्या हुआ, क्योंकि 2 से कट रहा था, तो ये तो 2 से खत्म हो गया, ये 2 से 3 बच गया, CH3 हो गया। चलिए देख पा रहे होंगे आप, एल्केन ग्रुप का है,
एल्केन ग्रुप का सूत्र ये होता है। कभी कभी आपको एल्केन का सूत्र ही पूछ लेगा कि एल्केन का सूत्र क्या होता है, तो एल्केन ये ग्रुप होता है CnH2n+2। चलिए तब नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। एथाइन का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा? एल्केन एल्किन एल्काइन, एल्केन एल्किन एल्काइन, तो एथाइन है, मेथल इथेन, 2 नंबर कितना का चाहिए, n=2। अब सबसे पहले एल्काइन ग्रुप को देख लेते हैं। चलिए थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं एल्काइन ग्रुप को। एल्काइन ग्रुप, एल्काइन ग्रुप, एल्काइन ग्रुप में क्या होता है, CnH2n-2 होता है। अब 2 रखने के लिए बोला गया है, क्योंकि क्या पूछा, इथाइन पूछा है, मीथेन के बाद इथेन आता है, तो इथाइन पूछा है, तो इथाइन को रख लेंगे तो यहाँ पे 2 हो गया, CnH2 गुना 2 माइनस 2, यानी कितना हो गया C2, और यहाँ हो गया आपका 4 में 2 चला गया, कितना बचा 2, C2H2 आया। ये इथाइन का फार्मूला हो गया, किसका फार्मूला हो गया, इथाइन का फार्मूला C2H2 हो गया। अब हम लोग बात करते हैं, इसको कटाएंगे, C2H2 को जब हम लोग कटा रहे हैं C2H2 को, तो क्या बचेगा, C और H बच जाएगा, क्योंकि 2 से खत्म हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका सी में नजर आ रहा होगा कि ऑप्शन सी में आपको दिया हुआ है CH, तो वही हम लोग का CH निकला। अब देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 होता है, क्या होता है, H2O2 उसका सूत्र होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सूत्र क्या होता है, H2O2। अब सूत्र तो होता है H2O2, लेकिन हम लोग को क्या करना है, मूलानुपाती यानी सरलतम रूप। तो सरलतम रूप कैसे करेंगे, H और O हो जाएगा, H और O, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। अब बोला गया यौगिक का मूलानुपाती सूत्र बताइए। यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ बोला गया CH3COOH, ये है। अब देखिए कार्बन की संख्या यहाँ कितना है, कार्बन की संख्या देख लीजिए, कार्बन की संख्या यहाँ 1, यहाँ 1 2 हो गया। पहले इसको सरलतम रूप में लिखने से पहले इसको लिखना पड़ेगा, या तो माइंड में भी आप कर सकते हैं। अब हाइड्रोजन यहाँ देख रहे हैं 3 है, यहाँ 1 है, 4 है, हाइड्रोजन 4 है। अब बोलिए ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन टोटल आपका 2 है। अब बताइए किससे कटेगा, टोटल 2 से कटेगा, तो यहाँ तो 2 से कटा, तो ये खत्म, 2 खत्म गया, यानी C बचा, यहाँ से हो गया H2 हुआ, और यहाँ से O बचा। CH2O कहाँ पर है, आप देख पाएंगे तो ऑप्शन नंबर डी में CH2O है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। जल का मोलर द्रव्यमान क्या होगा? अभी तुरंत हम क्या बताए थे बबुआ, मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान निकलेगा कैसे, सबसे पहले हमको याद होना चाहिए सबका द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान, हाइड्रोजन का द्रव्यमान, ऑक्सीजन का द्रव्यमान, तब तो निकलेगा बबुआ मोलर द्रव्यमान। चलिए तो हाइड्रोजन का कितना हो गया, 1। अब ये सब मुंह से कर सकते हैं, फ्रीक्वेंटली हो गया हमारे लिए, एकदम फ्रीक्वेंट बनाइए, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। चलिए हाइड्रोजन का कितना हो गया, 2, 2 कितना, हाइड्रोजन का होता है 1, ये कितना बार है 2, तो 2 हो गया। ऑक्सीजन कितना होता है 16, तो 16, 16 2 कितना हो गया 18, मार दीजिए धड़ल्ले से, 18 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में 18 है। चलिए आगे देख लेते हैं। NH3, NH3 पूछ लिया आपसे, NH3, तो आप देखेंगे यहाँ कितना हो गया, N का यानी नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन का होता है 14, हाइड्रोजन का होता है 1, वो भी 3 बार, और 14 और 3 कितना हो गया बबुआ 17। कहीं ऑप्शन में नहीं दिख रहा आपको 17, यहाँ पे आ जाएगा आपका 17। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी को मान लेते हैं, सही कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका शायद मिसप्रिंट हुआ होगा, कहीं 17 ग्राम नहीं दिया, क्योंकि ये तो 14 हो गया, 14 और 3 17 हो गया। चलिए ठीक है, CH4 का पूछ लिया, CH4, तो कार्बन का कितना हो गया 12, और हाइड्रोजन का एक होता है, अरे 4 बार है, 12 4 16। ठीक है, 12 4 16, तो आपका यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, C2H2 का मोलर द्रव्यमान पूछा, C2H2 का मोलर द्रव्यमान। तो कार्बन हो गया आपका 6, 6 2 12 है, यानी सॉरी कार्बन का हो गया 12, 12 दूनी 24 हो गया, हाइड्रोजन का हो गया 1, 1 2 बार, 24 और 2 26, कहीं नजर आएगा तो मार दीजिए। ठीक है, ये मील गलती से लिखा हुआ है बबुआ, ये मोल है, ग्राम पर मोल है, ग्राम पर मोल है। ठीक है, तो आपका कौन सा आ गया ऑप्शन नंबर, इसका बी सही हो गया। NaCl का मोलर द्रव्यमान, देखिए NaCl नमक के बारे में पूछ लिया,
NaCl का मोलर द्रव्यमान। तो NaCl का मोलर द्रव्यमान आप लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, आप ये बताइए। आराम से निकाल सकते हैं। हम अगर निकालें तो डायरेक्ट निकाल लें। क्लोरीन का कितना होता है बबुआ? 35.5। अब बताइए पॉइंट आना चाहिए कितना लास्ट में? 5.5 आना चाहिए। यहाँ देखते हैं नया है 0.5, और यहाँ देखते हैं 0.5 नया है, या वो 0.5 नया है। किसी के साथ भी जुड़ेगा तो लास्ट में 0.5 आना चाहिए। यहाँ कहाँ है? हाँ यहाँ है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। SO2 सल्फर हो गया। सल्फर का कितना होता है? अब तो याद होगा, डायरेक्ट आप लोग कर सकते हैं इसको। ऑक्सीजन का हम लोग जानिए रहे हैं ना। ऑक्सीजन का आप लोग इसको निकालिएगा। सल्फर 32 होता है, ये 16 होता है। 16 दूनी 32, 32 32 कितना हो गया? 64 हो गया। अब डायरेक्ट कीजिए एकदम धड़ल्ले से। चलिए आज का लास्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, 1 मोल कैल्शियम में होता है कितना? 1 मोल कैल्शियम में, तो देखिए किसी का भी पूछे, 1 मोल जल पूछे, कैल्शियम पूछे, फलना पूछे, चिलना पूछे, सब में कितना होता है? एवोगाड्रो नंबर होता है। एवोगाड्रो नंबर होता है, यानी 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु, अणु या आयन होते हैं उपस्थित। ठीक है, चलिए आज यहीं तक रखते हैं। बाकी की कार्रवाई कल करेंगे। ठीक है, और जो भी परेशानी समस्या आप अपने कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, और कहाँ पे आपको प्रॉब्लम है क्या है। आज मेरा पहला क्लास था, तो हो सकता है थोड़ा में भी प्रॉब्लम हुआ हो, लेकिन आप हमको भी समझ जाएंगे और हम आपको भी समझ जाएंगे, और आपकी सेवा लगातार चलती रहेगी। चलिए ठीक है, बंधन पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर मेरे बारे में लिखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।